Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 3 of unit number 4. So in the previous lecture हम लोग ने बात की थी that is probability प्रॉपर्टीज। जी हाँ, एडिशन कहाँ यूज करना है या कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करनी है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा है बाय द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं बेस थ्योरम के बारे में। क्या है बेस थ्योरम, व्हाट इज द स्टेटमेंट और किस तरह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस बेस थ्योरम, जो कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम, दिस इज द स्टेटमेंट, कहता है if E1, E2, E3 ... En are mutually exclusive events, right? They are n number of events with having some probability that is not equal to 0, यानी इन events की probability 0 नहीं है। of a random experiment, किसी भी experiment के different events हैं जिनकी probability 0 नहीं है, these are mutually exclusive. Then for any arbitrary event A, right, of the sample space, we have, this is the formula you can say, or this is the theorem, कि probability of EI, any event EI when already event A is already happened, is equal to या is calculated by PEI into PA by EI divide by summation of I is equal to 1 to n PEI PA upon EI, यानी probability of A when event EI is already happened, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरम। अब किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे हम उसे पहचान करते हैं, तो इन क्वेश्चंस की बहुत सिंपल सी पहचान है। यहाँ पे आपको कंडीशनल यानी एक से ज्यादा कंडीशन मिलेगी टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो करूं तो ये क्वेश्चन है, इट सेज अ बैग X कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। सो यहाँ पे मैंने एक बैग X बना लिया जिसके अंदर हमारे पास 2 व्हाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। उसके बाद वो कहता है एंड अ बैग Y कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। सो देयर इज अ बैग Y जहां पे हमारे पास 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। Find the probability that it was drawn from bag Y, यानी कि मुझे चाहिए probability of Y, राइट। probability कि वो बैग Y से हो और वो दूसरी कंडीशन क्या रखता है, वो रेड भी हो, राइट। सो अगर मैं इवेंट्स को, इन जो पर्टिकुलर इवेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, हम इनको कुछ वेरिएबल नेमिंग कर दें, लाइक कि अगर जो बॉल है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग X, राइट। सो बैग X से ड्रॉन होता है तो प्रोबेबिलिटी हम मान लें E1 और बैग Y से ड्रॉन होता है तो हम प्रोबेबिलिटी मान लें E2, यानी कि we can write that let E1 is equal to ball is drawn from bag X and E2 is equal to ball is drawn from bag Y, right? और similarly A is a variable which shows that the ball जो draw की गई है that is color is red, right? So they are basically 3 events, you can say E1, E2 and A. Now what we have to calculate? We have to calculate what is the probability that it was drawn from bag Y and it is already being red. So यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है कि probability of E2 by A, यानी कि probability that ball is drawn from bag Y, this is E2, when already A is happened, that means ball already कैसी है, ball already red है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको दिखेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वहां आपका बेस थ्योरम लगेगा और बेस थ्योरम का स्टेटमेंट था PEI by A इज इक्वल टू दिस वन। तो एज पर दिस स्टेटमेंट अगर मुझे E2 by A फाइंड आउट करना है तो एज पर दिस इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे E2 by A लिख दूं, यानी I की जगह मैंने क्या रखा 2, सो राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा दिस बिकम PE2 मल्टीप्लाई बाय PA by E1, राइट, PA by E2, राइट, दिस इज E2 एंड डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, वी हैव टू एक्सपैंड द समेशन। तो जैसे हम समेशन एक्सपैंड करेंगे I इज इक्वल टू 1 to n, तो बेसिकली यहाँ n की वैल्यू कहां तक जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू है, I को हमें कितने टाइम एक्सपेंड करना है, I को 2 टाइम एक्सपेंड करना है क्योंकि I हमें क्या मिला है 2। सो यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा PE1 इंटू PA by E1 प्लस PE2 इंटू PA by E2, राइट। सो दैट मीन्स सिंपल सा, आपको पहले हमने इवेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दिया। नाउ अब इसमें जो वैल्यूज मुझे चाहिए उन वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा सो दैट आई कैन कैलकुलेट दिस PE2 by A। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए P of E2। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी
दो बैग थे हमारे पास x एंड y, तो इन दो बैग में x को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जी यहाँ दो में से एक को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? हाफ। तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बिकम्स हाफ, राइट? सो यहाँ पे E1 है, E2 है, E2 है, इनकी वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्या चाहिए? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपेंड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज ऑलरेडी हैपेंड। दैट मींस कि अगर आपने बैग X को सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो उसके बाद अब उसमें से एक बॉल ड्रॉ की जाती है। उस बॉल कैसी होनी चाहिए? बॉल होनी चाहिए रेड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी कि अगर मैं E1 यानी X बैग को सिलेक्ट करता हूं, X बैग कंटेन 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, इन टोटल इट इज अ 5C1 एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। और क्योंकि रेड बॉल आउट करनी है तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 3C1, दैट मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। And similarly, if the red ball is taken from bag E2, that E2 is already selected, then PA by E2, that is E2 में कितने हमारे पास बॉल्स हैं? टोटल 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9C1, और रेड बॉल्स कितने हैं? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5C1, तो that is 5/9. So now I have all the values. What is P1, P2, PA by E1 and PA by E2? ये सारी वैल्यूज केवल आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, एंड जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 25/52, राइट? लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total of their output, right? यानी 3 टाइप्स की मशीन आर देयर, A, B, C। तो यहाँ हमने लिख लिया है दैट इज E1, E2 and E3, these are got it for selected bolt is manufactured by machine A। यानी कि मशीन A का प्रोडक्शन है तो दैट इज E1 इज द इवेंट, मशीन B प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो E2 इज द इवेंट, एंड मशीन C मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट इज इवेंट E3 इज द इवेंट। सो ये जो वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में दी गई है बेसिकली 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल, दैट मींस ये क्या है? ये है इनकी प्रोबेबिलिटी की PE1 क्या हो गया? 25%, दैट मींस 0.25। PE2 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी E2 कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? 35 यानी 0.35, और E3 यानी मशीन C कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? दैट इज 0.4, 40%। अब आगे कहता है 542% आर द डिफेक्टिव बोल्ट्स, राइट? अब अगर यहाँ पे लिखा है बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एक बोल्ट आपने इनको रैंडमली सिलेक्ट किया, राइट? 3 मशीन है, बोल्ट बना रही है, अब हमने एक बोल्ट को रैंडमली सिलेक्ट किया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, राइट? पहली चीज तो ये है कि बोल्ट डिफेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा कि वो मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ, यानी कि E2 भी आ गया और बोल्ट डिफेक्टिव होना चाहिए। तो यानी मुझे एक इवेंट और यहाँ पे लेट करना है, वो किसके लिए? वो है हमारा A, एंड दैट इज कॉल्ड द डिफेक्टिव बोल्ट प्रोबेबिलिटी, राइट? PA क्या डिनोट कर रहा है? A क्या डिनोट कर रहा है? A इज द डिफेक्टिव बोल्ट इवेंट, राइट? सो अब अगर हम बोले कि मशीन A डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन मशीन A यानी E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी जब E1 मशीन A मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कितने परसेंट बोल्ट डिफेक्टिव है? दैट इज 5%। सो PA by E1 कितना हो गया? 0.05। सिमिलरली व्हेन द मशीन B इज वर्किंग इट विल प्रोड्यूस 4 डिफेक्टिव बोल्ट, 4% डिफेक्टिव बोल्ट, तो दिस इज PA by E2 becomes 0.04। सिमिलरली PA by E3 becomes 0.02, राइट? सो अल्टीमेटली आपके पास 3 मशीन्स हैं जो कि बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनका टोटल परसेंटेज दिया गया है, उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, और उनके थ्रू जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। तो दीज आर द गिवन प्रोबेबिलिटी। अब कहता है कि एक बोल्ट आपने सिलेक्ट करा और वो डिफेक्टिव बोल्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मशीन बी के थ्रू मैन्युफैक्चर हुआ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको कि क्या बताएगा कि मशीन B से प्रोड्यूस हुआ है और व्हेन इट इज ऑलरेडी डिफेक्टिव, राइट? और इसको कैलकुलेट करने के लिए आई अप्लाई द सेम बेस थ्योरम फॉर्मूला, और इस बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हमें कैलकुलेट करना है PE2 बाय A। सो एज पर दिस फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय PA बाय E2, यानी व्हाट इज द डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी व्हेन मशीन B इज प्रोड्यूसिंग, डिवाइडेड बाय नीचे आप वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PA by E1 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्लस P of E2, then PA by E2 the second part, and the third one similarly P of E3
into P of A by E3 because यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट हैं? I is equal to 1 to n E1, E2 and E3. Now all the values we have already written कि what is the value of P1, P2, P3 या what is the value of defective bolt when machine E1 is selected, machine B is selected और machine C is selected. तो केवल यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 0.41. राइट, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन the bolt is produced by machine B and the bolt is already defective. Right, now consider one more problem जो कि इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है, and that is says the content of urn 1, 2nd and 3rd are as follows. एक urn में है आपका 1/2 black and 3 red balls. The second contain this configuration, the third contain this configuration. Right, now one urn is chosen at random and 2 balls are drawn. अब कोई भी एक सिलेक्ट होगा और उसमें से 2 बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो. दे हैपन टू बी व्हाइट एंड रेड. राइट, एक कंडीशन हो गई कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल को हमें सिलेक्ट होना चाहिए, वो इतनी ये होनी चाहिए. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न 1 हो सकता है या अर्न 2 हो सकता है या अर्न 3 भी हो सकता है, कि कौन से बैग में से वो आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. फिर से अल्टीमेटली आपको 2 कंडीशन है कि पहला बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है और ऑलरेडी वो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी जो बॉल आप ड्रॉन कर रहे हो दैट विल बी व्हाइट एंड रेड. तो अगर सेम चीज है, अगर मैं यहाँ पे मानूं कि इफ E1 shows urn 1 is chosen, E2 shows urn 2 is chosen and E3 shows urn 3 is chosen and variable A shows that 2 balls are selected, one is white and one is red. So हमारा इवेंट हो गया जो ऑलरेडी हैपन होना चाहिए, दैट इज व्हाइट एंड रेड. और जो भी हम अर्न यूज कर रहे हैं, यानी हमें अगर अर्न 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो दैट मींस E1 by A कैलकुलेट करेंगे. अर्न सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालना है दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट E2 by A एंड अगर अर्न थर्ड के रिस्पेक्ट में निकालना है दैट इज P E3 by A. राइट, तो जैसे ही इतना पार्ट समझ में आए, जस्ट गो टू द बेस फार्मूला. बेस फार्मूला कहता है द सेम BEI by A इज इक्वल टू दिस वन. इस बेस पे अगर मैं कहता हूं मुझे E1 by A की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट, मुझे चाहिए कि अर्न 1 चूज हुआ हो और उसमें जो बॉल सिलेक्ट की गई है दैट विल बी व्हाइट एंड रेड. राइट, यही है ना हमारी कंडीशन, व्हाइट एंड रेड, दैट विल बी व्हाइट एंड रेड. गॉट इट. सो अगर मैं इस बेस पे फॉर्मूला लिखता हूं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या एक्सपेंड होगा, यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, दिस बिकम PE1 into PA by E1. राइट, देन समेशन जो हम एक्सपेंड करेंगे दिस इज PE1 into PA by E1, पहला हो गया. दूसरा इसी तरह से PE2 into PA by E2 and the third one is PE3 into PA by E3. राइट, into PA by E3. Got it? So वही सेम चीज है, मेनली है कि आपके पास कितने इवेंट्स बन रहे हैं और एक स्पेशल इवेंट है, एक स्पेशल इवेंट है दैट इज A जो कि आपका ऑलरेडी अकर है. तो उस बेस पे बेस थ्योरम यहाँ पे काम करती है. अब इस फॉर्मूले में जिन जिन की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो कैलकुलेट कर लिया. सो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 अर्न्स हैं तो तीनों अर्न्स को अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं, बेसिकली दे आर 3 बैग्स और अर्न्स, तो इनमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एक बैग को सिलेक्ट करने की तो वो हो जाएगी 1/3. सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 1/3 और 1/1 A की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए व्हेन ऑलरेडी E1 इज सिलेक्टेड, A की प्रोबेबिलिटी व्हेन E2 is selected, A की प्रोबेबिलिटी व्हेन E3 has already happened, यानी कि व्हेन E1 बैग A selected, यानी कि अगर हम इस अर्न की बात करें तो इसमें से एक व्हाइट और एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगी, टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल बॉल्स आर 6 में से हम कितनी बॉल चूज कर रहे हैं 2, और उनमें से कैसी कैसी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, एक व्हाइट बॉल, तो यानी एक ही व्हाइट बॉल है, उसमें से एक क्या आने की प्रोबेबिलिटी 1C1. दूसरा राइट बॉल्स कितनी है 3, तो 3 में से एक रेड बॉल आने के लिए कितने केसेस बनेंगे, दैट इज 3C1. तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 6 into 5 डिवाइड बाय 2, यानी अल्टीमेटली 1/5. राइट, सो हियर इट इज रिटन PA by 1 is equal to 1/5. सिमिलरली यू कैन सॉल्व PA by E2, यानी कि जब E2 सिलेक्ट होगा उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब क्या 2 व्हाइट बॉल है तो दैट इज 2C1, 1 रेड बॉल है सो दैट इज 1C1 डिवाइड बाय सेम चीज कि यहाँ पे टोटल कितना है 2 + 1 + 1 4C2. एंड सिमिलरली PA by E3, यानी कि थर्ड अर्न जब सिलेक्ट होगा तब क्या होगा, टोटल बॉल्स हैं 5 + 4 + 3 12, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12C2. देन व्हाइट बॉल कितनी है 4, रेड बॉल कितनी है 3, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1, क्योंकि यहाँ पे एंड है, दोनों बॉल साइमल्टेनियसली अकरेंस है, दोनों बॉल को आप एक के बाद एक या दोनों को साथ के साथ निकाल रहे हो, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन. So these are the 3 probabilities. Then based on the formula expand जो हमने किया था इन सभी में वैल्यू पुट कर दीजिए. जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपका PE1 by A सॉल्व हो क्या आएगा 33/118.
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि अगर अर्न ए सिलेक्ट किया जाए तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। इसी तरह से अगर आपका बैग यानी अर्न 2 सिलेक्ट हो और बॉल ऑलरेडी रेड एंड व्हाइट हो, उस केस में वैल्यू क्या आएगी, एंड व्हेन पी E3 बाय ए, उस केस में वैल्यू क्या आएगी। तो आप सिमिलर बेसिस पे फॉर्मूला बनाइए, इन वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 55/118 और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 15/59। सो आई होप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप बहुत इजीली इन आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और मैच करेंगे। With this topic based theorem is over. So after this we will discuss the another important topic of this unit, that is called random variable। जी हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो थोड़ा सा ट्रिकी जरूर लग सकता है बट समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी लगने वाला है, जहाँ पे आप मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करोगे जो हमने पहले भी करना सीखा है, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ टॉपिक को जानने के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।